हेलो फ्रेंड्स, आज अपन चालू करते हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, सेंटर स्टेट रिलेशन, CSR, है ना। जहाँ भी CSR लिखा रहा है तो समझ जाओ सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से। और खास बात क्या है, पीटी में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फैक्चुअल, ठीक है, और मेंस के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वो कॉन्सेप्चुअल आता है। अभी जैसे सैटरडे को IAS मेंस का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो उसमें जैसे 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा और वो इनडायरेक्टली, एक तो देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही क्वेश्चन था, संवैधानिक वाद वाला, तो वो इनडायरेक्टली पूछा हुआ पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 11। फिर ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन का हर तरह, जैसे मान लो गवर्नरशिप वाला अपन देख रहे हैं, पिछली बार भी आया तमिलनाडु वाला, इस बार IAS प्री के अंदर आया, पिछले मेंस के अंदर आया था, और इस बार भी आया कि बदलती हुई प्रवृत्तियों में। फिर वो जो अपना इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वो एक नया रूप ले रहा है। फिर जैसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ये केंद्र राज्य संबंध, ये फिर जैसे जो बढ़ता हुआ एक टैरिफ रिजीम में जैसे GST अपन देखते हैं तो उसके संदर्भ में ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो ये दोनों को अपन को अपने ध्यान में रखनी है, और समय समय मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा। घटना चक्र अपने पास है ही प्री के हिसाब से, तो पहले प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट करो, मजबूत करो, फिर ये मेंस के हिसाब से मजबूत होएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं भाई केंद्र राज्य संबंध। तो संबंध कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये 3 प्रकार के हो गए, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक और फाइनेंशियल वित्तीय, 3 तरह के संबंध होते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं लेजिस्लेटिव विधायी संबंध। अब ये जो विधायी संबंध है, ये तो टोटल अपन ने 3 देखे हैं, तो ये जो 3 ऊपर तरह के जो रिलेशंस थे वो टोटल 2 अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट्स के अंदर विभाजित है। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन लेजिस्लेटिव की, विधायी की, तो वो है पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, लेजिस्लेटिव पार्ट नंबर 11 में आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 तक। ये तो बेसिक चीज़ें जो याद होनी चाहिए। याद कैसे रहेगी, अपने लिखा लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये एल, यूँ मत बनाओ पूरा, ऐसे बना दिया चलो ये लेजिस्लेटिव रिलेशन, तो पार्ट 11 हो गया ना, ये एल लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक है, ये तो हो गया अपन को पार्ट याद। और फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, सेंट्रल स्टेट, एक 1 सेंटर का है, एक 1 स्टेट का है, और ये रिलेशन है ऐसे, तो 1 पार्ट 11 याद रह जाएगा। फिर रही बात 245 की, 200 आर्टिकल नंबर 245। तो देखो बंसी वाला खुद चाहता है कि ये आपको याद हो, कैसे, 2 और 4 6, 6 और 5, ओ सर मजा आ गया, 11 है कि नहीं है, तो पार्ट 11 और समूह का टोटल 11। भाई कुछ तो नज़दीक आओगे ना यार, ये 195 तो नहीं है ना, नहीं हो रहा है 11 टोटल, तो कम से कम साला जो ऑप्शन दिखे उसमें 11 टोटल करके ही जोड़ लेना, तो मैच एक संयोग होगा कि 245 आएगा ऑप्शन के अंदर, और वो 11 अपना टोटल ले जाता है, 245 ऐसे याद रख सकते हैं। फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो पार्ट नंबर 11 और एक पार्ट नंबर 12, ठीक है ना, 11 और 12 के अंदर। तो 11 का तो हो गया अपन आर्टिकल नंबर 245। अब अपने को क्या करना है कि अपन जैसे देख रहे हैं कि एक ही आगे बढ़ाना है अपने को, भाई ये 11 में एक अगला, एक जोड़ने पे अगला पार्ट आ जाएगा 12, तो एक ही आगे बढ़ाना है। तो देखो ये दोनों का अंक तो सेम रहेंगे, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5, भाई इन दोनों में अपने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको एक आगे बढ़ा दो तो 255 हो जाएगा, ये 255, मतलब पार्ट एक आगे बढ़ेगा तो ये एक आगे आ जाएगा। ये 255 आर्टिकल पार्ट 11 का ही है, पार्ट 12 का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिन 2 भागों में विभाजित है उनमें सिर्फ एक का गैप है, तो ये एक का गैप अपन ने 20 वाले के अंदर कर दिया, मतलब जो यूनिट प्लेस पे और जो 100 प्लेस पे उस पर अपन ने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे अपने को याद हो जाएंगे। 245 से 255 पार्ट 11, क्योंकि ये बेस है। अपन बातें करें बड़ी बड़ी गवर्नरशिप फलाना ढिमकार, ये पता चला ना ना पार्ट याद है ना आर्टिकल याद है कि नहीं है, तो वो है ना, वो कहते हैं ना, वो एम्प्टी वेसल साउंड मच, अज्जल गगरी छलकत जाए तोता चना बाजे गणा, ये वो वाली बात हो जाती है फिर। तो ऐसे अपन को गहरी चीज़ें बेस फैक्ट से याद रखने। पार्ट 11 मतलब लेजिस्लेटिव 3 प्रकार के रिलेशन, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव जो है वो अपने पार्ट 11 के अंदर आर्टिकल नंबर 245 से 255 ऐसे। अब अपन देखते हैं कि ये लेजिस्लेटिव जो प्रोविजंस है ना, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो हैं, इनको अपन मोटे मोटे 4 सिचुएशंस के तहत अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, मोटी मोटी 4 सिचुएशंस में। सबसे पहला तो क्या है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, की केंद्र व राज्यों के विधान मतलब लेजिस्लेशन जो होते हैं उनका क्षेत्रीय विस्तार, कि संसद किसके लिए कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल जो होते हैं वो कहाँ के लिए कानून बना सकते हैं, पहला टॉपिक तो ये आएगा। दूसरा अपन पढ़ेंगे विधायी लेजिस्लेटिव विषयों का डिवीजन, ये 7 शेड्यूल में है, जो अपने 3 लिस्ट देखी थी 1935 के अधिनियम से जो अपने देखी, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। तीसरा है ये है
कि राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। ये 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें स्टेट लिस्ट पर सेंटर कानून बना सकता है, ये अपन आगे देखेंगे। और लास्ट है राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर पर केंद्र का नियंत्रण, कि जो राज्य विधानमंडल है उस पर केंद्र का कब नियंत्रण हो जाता है। तो ऐसे करके 4 सिचुएशंस आएंगी। इनको याद कैसे रखना है, देखो ये 2 तो एक हैं और ये दोनों एक हैं। ये 2 एक कैसे हैं कि टेरिटोरियल एक्सटेंट और विधायी विषय, एक्सटेंट और विषय, ठीक है शेड्यूल। ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे राज्य सूची है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल है, स्टेट लिस्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ऐसे। तो ये 4 ब्रॉडर हेड्स हैं जिनके अंदर अपन लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट्स, फिर तीसरा है सब्जेक्ट्स की बात करती तो फिर अपन स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे, स्टेट लिस्ट में आ गए तो फिर अपन स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। ऐसे अपन को अंदर अंदर धीरे धीरे उतरते जाना है। सब पहले बताओ, बात करिए सेंट्रल स्टेट टेरिटोरियल एक्सटेंट, दूसरे में बात करिए अपन सेंट्रल स्टेट के बीच में विषयों का विभाजन 7 शेड्यूल में, तीसरे में बात करिए अपन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स की, है ना, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर कब कानून बना सकता है, 5 परिस्थितियाँ आएंगी। और लास्ट में अपन ने बात करी कि स्टेट लेजिस्लेचर की अपन बात करेंगे। तो अपन ने मोटा मोटा देखो क्या देखा, यहाँ तक अपन क्या समझते हैं कि सर आपने जो 4 बताए ना, ये 4, इसमें जो ये तीसरा नंबर है इसके अंदर 5 आएंगी। टोटल वैसे 4 सिचुएशन से, तीसरी सिचुएशन में अपन को 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कहने का अपन बोलते हैं ज़्यादा 3-5 मत करो, चुपचाप बैठे रहो, जो बोल रहा हूँ सुन लो। तो यही 3 में 5 आएगा, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। दूसरे के अंदर 7th शेड्यूल है, उसमें तो कोई ऐसा लिस्ट है नहीं, इसमें 3 लिस्ट ही आती है, सीधा सीधा मोटा मोटा अपन देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो 3 में 5 आएंगी, तो टोटल 4 और 3 5, 3 के अंदर 5 सिचुएशंस और आएंगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये टॉपिक धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। तो पहले आपको पता चलना चाहिए मोटा मोटा कि अपन चल का रहे हैं, क्या अपन पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत गहरा है और बहुत समझ मांगता है ये। अब सबसे पहले अपन देखते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट। 4 अपन ने विभाजन देखे। सबसे पहले टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, केंद्रीय व राज्यों के विधान लेजिस्लेशंस का क्षेत्रीय विस्तार। अब देखो क्या है, संसद पूरे भारत या क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकती है, पूरे देश के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि जीएसटी लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन उस समय जब लागू हुआ 16 के अंदर रोल आउट हुआ, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। फिर 2019 के अंदर अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए हुआ संविधान संशोधन, और वैसे वो संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। 2020 में अपन देखते हैं दादर एंड नागर हवेली और अपने दमन एंड दीव को इंटीग्रेट किया गया और एक इनको बना दिया गया, तो सिर्फ उसी में लागू हुआ। तो ये ऐसे पूरे भारत के लिए भी हो सकता है, क्षेत्र विशेष, जैसे आरटीआई कानून लागू हुआ तो पूरे भारत के अंदर लागू हो गया, ऐसे। तो पूरे भारत के लिए बना सकते हैं और क्षेत्र विशेष के लिए संसद कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने रिफाइनरी बन रही बाड़मेर में, तो रिफाइनरी संबंधी कोई कानून बना तो सिर्फ वो बाड़मेर के रिफाइनरी क्षेत्र में लागू होगा, ठीक है। कोई डैम से रिलेटेड है, जैसे मान लो अपन जैसे अपने देखते हैं कि अपने मॉडिफाइड अपने पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल आहू परियोजना, जैसे जो है नदी जोड़ो परियोजना, राम सेतु जो नाम रखा गया बाद में, तो उससे संबंधित जो है तो हाड़ौती क्षेत्र में लागू है, ठीक है। और पूरे राज्य के लिए कई, जैसे मान लो जनाधार है अपने, तो वो जनाधार वो पूरे राज्य के अंदर लागू, अपने आधार नहीं, जनाधार अलग है जिसमें परिवार की मुखिया महिला के नाम है, ठीक है ना। तो जनाधार वो पूरे राज्य में लागू है, ऐसे। तो क्या है, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के लिए राज्य के क्षेत्र में कानून बना सकता है, जैसे। और फिर इसमें बड़ी बात क्या है, ये राज्य के बाहर लागू नहीं होते हैं। अगर राजस्थान की विधानसभा ने कोई कानून बनाया तो वो राज्य के अंदर ही लागू रहेगा, ना कि दूसरे राज्य में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर जनाधार बनाया हुआ है कि किसी भी आपको सरकारी सेवा का या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का लाभ लेना है तो जनाधार आपके पास होना चाहिए, आधार नहीं जनाधार। अब लेकिन ये नहीं है कि अपन एमपी के अंदर चले जाएं और बोले कि नहीं मुझे तो जनाधार के आधार, मेरा जनाधार है और एमपी की सरकार मेरे को ये सेवाएं दे, नहीं। क्यों? क्योंकि वो जनाधार सिर्फ राजस्थान के अंदर लागू है, आधार पूरे भारत में लागू है, ऐसे। तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधित राज्य में लागू होता है, दूसरे राज्य के अंदर लागू नहीं होता, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं कि केवल संसद। क्या केवल संसद क्या है, देखो ये क्या है, अतिरिक्त क्षेत्र विधान, एडिशनल टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। क्या है ये संसद का, ये क्या है कि विश्व में कहीं भी रह रहे भारतीय नागरिकों को वह उनकी संपत्ति पर लागू। जैसे मान लो आज अपन देखते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और पीआईओ। एनआरआई तो वो होता है जो खुद बाहर गया, और पीआईओ वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो खुद बाहर नहीं गया, उसके पिताजी या दादाजी इंडिया से बाहर आए थे और फिर उनके वंशज हैं जो बाहर ही रह रहे, ठीक है ना। तो एनआरआई ज़्यादातर अपन को ब्रिटेन में मिलते हैं, और पीआईओज अपन को जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, इधर फिजी वगैरह, उधर अपन को पीआईओज मिलते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है कि वहाँ जो व्यक्ति भारतीय नागरिक जैसे रह रहे हैं उनसे संबंधित कोई कानून बनाना है, जैसे मान लो राजस्थान के हैं, जैसे मान लो राजस्थान के अपन लक्ष्मी निवास मित्तल देखते हैं जिनकी फैमिली आज ब्रिटेन के अंदर रह रही है, ठीक है, उनसे संबंधी और उनकी संपत्ति संबंधी कोई भी कानून जैसे बनाना है तो वो केवल संसद बनाएगी। राजस्थान की विधानसभा ये नहीं कह सकती कि भाई वो चूंकि वो राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उन पर राजस्थान विधानमंडल कानून बनाए, नो, ठीक है। तो ये एडिशनल टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पावर है किसका, जो केवल संसद को है। क्या विश्व में कहीं भी रह रहे भारतीय नागरिकों को उनकी संपत्ति संबंधी अधिकार, जैसे मान लो एक दुश्मन देश नागरिक कानून था, तो जैसे कई ऐसे अपने भारतीय नागरिक थे जो कि पाकिस्तान में चले गए, उनकी संपत्ति आज भी अपने पास है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे परवेज मुशर्रफ अपने देखते ही हैं पाकिस्तान, और उनके पुश्तैनी जो है नहर वालों की हवेली अपने को आगरा के अंदर देखने को मिलती है कि नहीं है। तो वो दुश्मन देश के नागरिकों की संपत्ति ऐसे वो सरकार ने एक्वायर करी है ऐसे, ठीक है। तो उसके ऊपर केंद्र सरकार ही कानून बनाई, वो दुश्मन देश संपत्ति कानून जो है वो, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल एक्सटेंशन में अपन ने तीनों चीज़ें देख ली, ABC, ए में केवल संसद, मतलब संसद ही कह सकती है, राज्य कह सकती है, और संसद का मतलब केवल संसद मतलब संसद का अतिरिक्त जो क्षेत्रीय विधान है वो अपन ने देखा। फिर क्या है, देखो संविधान जो है संसद के क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाता है। अभी अपन ने देखा कि कुछ में मतलब संसद पूरे भारत या भारत के किसी क्षेत्र में क्षेत्रीय कानून बना सकती है, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, देखो कि गवर्नर जो है ये शेड्यूल्ड एरिया, मतलब शेड्यूल्ड एरिया जो आज शेड्यूल 5 के अंदर मेंशन है, अभी आगे और देखेंगे, लेकिन शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरियाज हैं। उनमें जो सूचीबद्ध मतलब शेड्यूल्ड एरियाज है वहाँ पे संसदीय कानून लागू नहीं होता है। संसदीय कानून कब लागू होता है, कुछ विशेष संशोधनों के बाद वो लागू होता है, और उन कानूनों में संशोधन के बाद लागू कौन करवाता है, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं सारे, ठीक है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के और भारतीय और जहाँ भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं 10 राज्यों के अंदर फैले हुए हैं, तो वो सारों के अंदर केंद्रीय कानून एज इट इज़ लागू नहीं हो जाता। जैसे नरेगा कानून है केंद्र ने बनाया, लेकिन वो शेड्यूल्ड एरियाज वाले राज्यों के अंदर एज इट इज़ लागू नहीं होता, ठीक है ना। वो फिर संशोधन करते हैं, तो संशोधन कौन करता है, गवर्नर करता है, वहाँ की विधानमंडल के नेतृत्व में नहीं, वहाँ जो शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं उनके नेतृत्व में, और फिर उनकी सहमति से संशोधन होते हैं केंद्रीय कानून में, और फिर वो संशोधन पश्चात वो लागू होते हैं। और संशोधन किसकी मदद से होते हैं, वहाँ जो ट्राइबल काउंसिल्स बनी होती है उनके माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि गवर्नर आसाम का ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र के अंदर नहीं होते लागू, फिर कुछ विशेष संशोधन, और ये ट्राइबल एरिया जो है इसमें लिख लो आप 6 शेड्यूल, तो फिफ्थ में शेड्यूल्ड एरिया, 6 में ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब सीधा सा है कि ये एरियाज एक शेड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं, क्योंकि इनमें ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और फिर उनका अपना विकास करना है। और 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीधे अपन ने पूरा स्टेट दे दिया ट्राइबल एरिया। मतलब शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया का फर्क क्या है, देखो ट्राइबल एरिया के अंदर तो ऑलमोस्ट पूरा जिला शामिल होता है, और शेड्यूल एरिया में क्या होता है कि राज्य के एक जिले का कुछ भाग है ना, ऐसे जैसे राजस्थान में प्रतापगढ़ कुछ विशेष तहसील है वो शेड्यूल्ड एरिया में आती है ऐसे। फिर तीसरा अपन देखते हैं PR राष्ट्रपति, ये क्या है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, MTM भी याद रख सकते हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, वहाँ के ट्राइबल एरियाज के जनजातीय क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें लागू नहीं होती। तो ये दोनों ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल वाले ही है। तो असम के अंदर तो गवर्नर को पावर है, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर राष्ट्रपति ट्राइबल एरियाज के अंदर कुछ संशोधनों के पश्चात लागू करवाता है। आसाम के अंदर गवर्नर, MTM, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर राष्ट्रपति संशोधन के पश्चात केंद्रीय कानून उनको लागू करवाता है। तो अपन ने क्या देखा, इस वाले बिंदु में क्या देखा कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून हूबहू लागू नहीं हो जाते हैं। कहाँ, शेड्यूल 5 के एरियाज में, और शेड्यूल 6 अपन ट्राइबल एरियाज देखते हैं उनके अंदर, आसाम में नहीं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं, कुछ संशोधन पश्चात। 5 शेड्यूल 5 में गवर्नर, शेड्यूल 6 में आसाम में गवर्नर, और शेड्यूल 6 में जो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम देखते हैं वहाँ राष्ट्रपति संशोधन करवा के केंद्रीय कानूनों को फिर लागू करवाता है। ये तो ये अपने को ये चीज़ यहाँ समझनी है, समझ गए ऐसे, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो हेडिंग है जिसमें लेजिस्लेटिव प्रोविजन है वो है विधायी विषयों का विभाजन। तो विधायी विषयों का विभाजन कैसे कैसे हुआ है वो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट अपने को देखने को मिलती है। अब पहले तो देखो 7 शेड्यूल है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना, विविधता में एकता, ऐसे आता है अपन लिखते हैं, नहीं भी आता है ऐसे तो अपन को यूज़ करना आना चाहिए। तो देश है, देखो पूरा देश अपने 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज में आज विभाजित है 2025,
ठीक है। और अपन जैसे देखते हैं कि हर देश की विविधता अलग, लेकिन जो राज्य सूची के विषय हैं वो विधानमंडलों में बांटे हुए हैं। तो ये एक तरह से क्या राजनीतिक एकता हमारा संविधान हमारे देश को देता है। और इस 7 शेड्यूल ने दी ना एक राजनीतिक एकता, कैसे हम एक धागे में पिरोए हुए हैं। तो यही है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के टॉपिक का महत्व। तो अपन 3 तरह की लिस्ट देखते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। संघीय सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघीय सूची पे क्या केवल संसद कानून बना सकती है, केवल संसद। फिर इसमें विषय कितने हैं, मूल रूप से 97 थे, आज 98 है ना। ये विषय में देखो क्या है, ये जो नंबरिंग डली हुई है ना वो है। कुछ पे क्या है, जैसे मान लो 27 आइटम नंबर है तो वो खाली छोड़ा हुआ है, तो अपन को वैसे काउंट नहीं करने, आप तो 97 98 रखो। तो फिर कहने का मतलब इसके अंदर +1 हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके जो विषय जो जुड़ते जा रहे हैं उसमें। और इसमें सारे विषय क्या होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। अभी अपन देखेंगे आगे। और फिर राज्य सूची के जो विषय हैं वो उनमें क्या है, उनमें कानून बनाते हैं सामान्य परिस्थितियों में तो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, लेकिन असामान्य परिस्थितियों के अंदर पीएल पार्लियामेंट उनमें कानून बनाती है। ये असामान्य परिस्थितियां जो है ना, यहाँ पे लिख लो 5, ये भी आएंगे, अपन आगे चर्चा करेंगे इनके ऊपर। जो बिंदु संख्या 3 आएगा ना, 3 5 मत करो, तो 3 में 5 आएगा। अब अपन इनमें संख्या की बात करें तो मूल रूप से थे 66 66, और आज की तारीख में 59, तो मतलब -7 हो गए, मतलब ये घट गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये, मतलब घटना। जबकि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो मतलब संघ जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके ये राज्य सूची के विषयों को धीरे धीरे माइनस किए जा रहा है। अभी अपन देखेंगे कैसे। तो यही क्वेश्चन आता है, जैसे अभी अपन देखेंगे शिक्षा हट के राज्य सूची से संवर्ती सूची के अंदर चला गया। ये जो -7 हुए ना, इसमें ये जो -7 में से 5 तो इधर गए संवर्ती सूची के अंदर, केंद्र सूची में नहीं गए। केंद्र सूची में देखो एक ही जुड़ा है कि नहीं, तो संवर्ती सूची में ज़्यादा गए। तो संवर्ती सूची की ऐसी क्या विशेषता भी अपन आगे देखेंगे। लेकिन आप ये बात यहाँ देखो यहाँ पे कि राज्य सूची भैया धीरे धीरे आप क्या राज्यों से शक्ति खींचे जा रहे हो कि इन विषयों पे आप कानून नहीं बनाओगे। जैसे शिक्षा है, नापतोल है वन है, वन्य जीव है और न्याय प्रशासन है। तो ये जैसे आपने राज्य सूची से लेकर संवर्ती सूची में डाल दिए। संवर्ती सूची की विशेषता ये होती है कि उसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन टकराव होता है तो संसद का कानून ही उसमें सर्वोपरि रहता है। तो कहने का मतलब संसद धीरे धीरे राज्य सूची के विषयों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। बस यही मेंस के अंदर क्वेश्चन बन गया कि यार ऐसे धीरे धीरे आप इसको कम किए जा रहे हो राज्य सूची के विषय को, ये तो फिर राज्यों की शक्ति को कम करता है। और भारतीय संविधान की वही थी संवैधानिकतावाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो आया ही नहीं। धीरे धीरे मार रहे हो आप तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, यही है। अब जैसे अब बात चल रही है हेल्थ की, हेल्थ को निकाल के दो आप भैया, स्टेट से निकाले कंकरेंट के अंदर, क्योंकि ढांचे फेल हो रहे हैं राज्यों के अंदर, है कि नहीं। हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये फेल हो रहा है राज्यों के अंदर, निकाल के डालो उसको कंकरेंट के अंदर। तो फिर ये एक विवाद का विषय है धीरे धीरे, और यही मेंस के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 7 के प्रति जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना, उसको आप पकड़ो कि कैसे धीरे धीरे ये अपन राज्य सूची की तरफ, राज्य सूची को अपन दिए तो जा रहे हैं, मतलब राज्य सूची से लिए तो जा रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट को दिए तो जा रहे हैं, लेकिन ये फेडरल जो स्ट्रक्चर उसके खिलाफ है। देखा था अपन ने पहले चैप्टर 3 के अंदर यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स, तो यही वो काम में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट -7 होना, मतलब दिनों दिन माइनस हुए जा रहे हैं स्टेट लिस्ट के विषय। देखो सेंटर में जुड़ रहा है, कॉन्करेंट में जुड़ रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, ये याद रखो। और इसमें विषय क्या होते हैं, राज्य महत्व के होते हैं, वो लिख लो। तीसरा अपन देखते हैं संवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है, सेंटर प्लस स्टेट, मतलब दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कानून बनाया और गवर्नर के माध्यम से उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दी, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर राज्य विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा केंद्र के ऊपर, ठीक है। तो ये अपवाद अपन को याद रखना है। क्वेश्चन यही आता है कि सभी परिस्थितियों, संवर्ती सूची के में जो विषय उनमें सभी परिस्थितियों में केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है, नहीं। एक अपवाद है क्या, कि अगर राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया और वो गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दी, तो राज्य विधानमंडल का ऐसा कानून संवर्ती सूची के ऊपर बनाया गया, संवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया ऐसा कानून केंद्रीय कानून के ऊपर प्रभावी होगा। लेकिन बशर्ते क्या, वो विषय कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्ट, वो कॉन्करेंट लिस्ट का होना चाहिए, संवर्ती सूची का। ये तो अपन देखते हैं संवर्ती सूची में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो कितने विषय थे, 47 ही थे 1947। आज कितने साहब, 52 है, तो कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गए, ये देख लो।
तो मतलब दिनों दिन समवर्ती सूची का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है। भाई गवर्नर क्यों भेजेगा? राष्ट्रपति गवर्नर तो वही सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, केंद्र का एजेंट ही बोलते हैं उसको। और क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी थे पूरे, और पढ़ेंगे अभी अपन सरकारी आयोग, MM और मदन मोहन पुंची आयोग की सिफारिशें सारी। तो 47 से बढ़ के 52 हो गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखते हैं कि 42 संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी ने किया था। इन्होंने ये 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिए। कौन कौन सा? शिक्षा और नापतोल। यूँ मतलब नाप शिक्षा देते हैं पर नापतोल की है कि बराबर तोलो, बेईमानी मत करो, नापतोल, वेट्स एंड मेजर्स। वेट का तो मतलब भार, और मेजर का मतलब जब अपन किसी चीज़ को देखो तोलते हैं तो वेट की मदद चाहिए, किसी को अपन ऐसे यूँ नापते हैं तो अपन को माप की ज़रूरत होती है। तो इसको बोलते हैं नाप और तोल, मेज़र एंड वेट्स या वेट्स एंड मेज़र। तो वेट से तो तोलते हैं और मेज़र से अपन मेज़रमेंट करते हैं यूँ लंबाई से। वन फॉरेस्ट, वन्य जीव जो जीव जंतु रहते हैं, मतलब वन तो हो गया आपने फॉरेस्ट, और वन्य जीव जैसे उसके अंदर टाइगर रहा, लीपर्ड रहा वो। और न्याय प्रशासन, सभी कोर्ट संबंधी। न्याय प्रशासन मतलब जुडिशरी संबंधी, जैसे भाई उनको अपन ने पावर्स दे रखी है, कैसे कैसे वो अपना स्टाफ खुद नियुक्त कर सकते हैं, सारा उनका काम चलन सारा उससे संबंधी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये 42 संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया। न्याय प्रशासन चूंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला ही मामला, राजनारायण है कि नहीं, तो सारा अपन देखते ही वो इमरजेंसी वाला ही 25 जून 1976 वाला ऐसे। तो ये सारा इंदिरा गांधी का क्या गया। अब बाद में भी ये ऐसे चलता रहता है कि भाई इस विषय को, राज्य सूची के विषय को अपन संवर्ती सूची में डालें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसमें तो अपन डाल नहीं सकते राज्य सूची संसदीय में, क्योंकि उसकी तो बहुत फिर तोहिन होती है। तो अपने इनडायरेक्टली काम कर लो, जो कान सीधा नहीं पकड़ पाए उल्टा पकड़ लो, तो उसमें संवर्ती सूची में डालो और फिर वो केंद्र सरकार की प्रभावी रहेगा। गवर्नर अपना ही एजेंट है, केंद्र का एजेंट है, तो उसको अपन करने नहीं देंगे। कि राज्य विधानमंडल कानून बना भी देगा ऐसे पे, तो अपन केंद्र के एजेंट मतलब गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजेंगे नहीं है सोने के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में देना। तो ये तीनों हो गए, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। फिर एक होता है रेजिडोरी पावर्स, ये संसद के पास है। रेजिडोरी पावर्स का कि ऐसा कोई भी विषय कल को ऊपर के आता है जो इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, कोई भी कल को एक्सप्रेशन में निकल के आता है तो वो संसद के पास है। फिर क्या है? अधिग्रहित क्षेत्र या जीता गया क्षेत्र। जैसे मान लो आज अपन बांग्लादेश को जीत के भारत में मिलाते हैं, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? वेस्ट बंगाल की या त्रिपुरा की राज्य विधानमंडल तो कौन बनाए? तो उसके ऊपर कानून बनाएगी भारतीय संसद। कोई भी क्षेत्र अपन जीत के मिलाते हैं, जैसे मान लो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपन जीतते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं बनाएगी, संसद बनाएगी उसमें कानून, एक्सप्लिसिट ये पावर्स है। तो ऊपर जैसे आया था अपन ने संसद का टेरिटोरियल एक्सटेंशन देखा था, विश्व में कहीं भी जैसे रह रहे हैं, तो विश्व में कहीं भी अपन अन्य क्षेत्र जीतते हैं तो उस पर कानून संसद बनाती है ऐसे। तो रेजिडोरी पावर्स, और ये अपन को अधिग्रहित क्षेत्र, अनेक्स्ड एरिया जो है उसके संबंध में जो प्रोविजन है याद रखना है। तो ये सारा जो था अपना ये सेकंड नंबर बिंदु था, उससे है कि 7 शेड्यूल के अपन ने तीनों लिस्ट देखी, उसमें क्या क्या विषय हैं ये देखे, और बाकी अभी अपन पढ़ेंगे आगे सारे इन लिस्टों के बारे में अपन डिटेल से। अभी तो नटसेल में एक बार धीरे धीरे पाँव जमाते जाओ और आगे बढ़ो। तो मोटा मोटा अपन ने क्या देखा? फर्स्ट में देखा टेरिटोरियल एक्सटेंट, संसद पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए, राज्य पूरे राज्य के लिए या राज्य विशेष के लिए, और वो भारत दूसरे राज्य के अंदर लागू नहीं होता। तीसरा अपन ने देखा कि केवल संसद क्या है, तो वो एक्सटेंसिव पावर है संसद की, कि विश्व में जो कई भारतीय रह रहे हैं तो उनकी संपत्ति या उनसे संबंधी कानून केवल संसद बना सकती है, जिनको वोटिंग राइट्स वगैरह देने की बात है, NRI POIs को। फिर 7 शेड्यूल अपन ने देखा, उसमें तीनों लिस्ट देखी, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट के अपन जैसे देखते हैं मूल रूप से जो विषय थे वो 97, देखो इसमें 97 है, नीचे 47 है, और ये चूँकि बीच में है तो वो 66 आ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट वाला 47 नहीं है, 97, नीचे वाला 47 है, बीच का 9 और 5 का डिफरेंस 6 नहीं है, 5 होता है, लेकिन अपन यहाँ पे 6 मान लेते हैं। तो 5 यहाँ जुड़ रहे हैं ना, ये ऐसे याद रख लो, मतलब 9 में से 5 घटाया तो 4, और ये 9 में से 5 घटाया तो 4 आ गया ना, और 5 ही यहाँ लिखा, ऐसे याद कर लो। तो 9 97, ठीक है, तो 47 97, 47 97, बीच में 66, 97 से प्लस 98 है वर्तमान में। 66 से अपन ने -7 कर दिए, 6 और 7, ये 6 और 7 तो -7 कर दिए तो 59 रह गए, और फिर 47 जो थे उसमें अपने 5 जोड़ दिए, 47 और 5 52 हो गए, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो 97 47 66 5, तो ऐसे कुछ तो याद रह जाएगा ना, +5 करेंगे तो 47 में 5 जोड़ते 52 हो गए, यहाँ पे 6 का अपन को 7 करना है तो 66 में 7 माइनस करेंगे तो 59 आता है। ऐसे धीरे धीरे आप एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो सब याद हो जाएगा।
ये याद कब नहीं होगा या आप बेचैन कब होगे, जब आप इसको समय नहीं दोगे। आप भी दोगे फटफट, यार ठीक है यार, ये तो है, मुझे याद ही नहीं होंगे क्या। अरे यार प्यारे, एक बार रुक तो सही यार, थोड़ा सा तसल्ली तो रख, धीरज से इसको देख तो सही, कैसे याद नहीं हुई, एक बार समय तो दे इसको 1-2 मिनट। 97, 57, 66, 67, 66 का 7 करेंगे, 7 जोड़े हैं, है ही नहीं, 7 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि राज्य सूची को तो अपन कमजोर किए जा रहे हैं, तो 7 माइनस ही होंगे तो 59 आ गया। नीचे बताया था सर ने 47, 5 बढ़े तो 52, ऊपर में बताया था 97, एक ही बढ़ाया तो 98 हो गया, खत्म। मेरे को याद हो गया, आपको तो आराम से हो जाएंगे, आपको तो एग्जाम देना है, मुझे तो आपका दिल जीतना है बस। ऐसे है, ठीक है। तो ये अपन ने ये दूसरा प्रोविजन देखा। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा, अपन राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना, 5 जो है साधारण परिस्थितियां उसमें, जैसे 3 में 5 आएगा। तो एक बार यहाँ तक मजबूत करो, फिर आगे देखते हैं।